आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। क्या 21वीं आईनी तरमीम के बाद दहशतगर्दों से लड़ना सिर्फ फौज का काम है और क्या पाकिस्तानी सियासत में जनरल मुशर्रफ की कोई जगह है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कल फिर एक बस में आग लग गई, लोग दूर से देखते रहे, मदद नहीं पहुंची और 62 लोग जिंदा जल गए। आग ही आग, हर तरफ आग। ऐसा लगता है कि बस जलना ही मुकद्दर है। चलते जाओ जलते जाओ, घरों में आग, बसों में आग, फैक्ट्रियों में, कारखानों में आग, खेतों में, खलियानों में आग, स्कूलों में, मदरसों में, बस्तियों में, बाजारों में आग, मसाजिद, मिंबरों, इमाम बारगाहों में आग, आग ही आग, हर तरफ आग। बस जलाने का अंदाज मुख्तलिफ है। दहशतगर्दी खत्म करने पर, असबाब का सिद्देबाब करने पर, इत्तफाक राय होने के बाद, 21वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत करने के बाद सियासी कुव्वतों के कंफ्यूजन से क्या आवाम का दिल नहीं जलेगा? फौजी अदालतों के कयाम के बाद अभी तक किसी भी मौसर कानून साजी के ना होने से क्या आवाम का दिल नहीं जलेगा? दहशतगर्दी से लड़ने का अज़्म करते हुए इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अरबों-पति शुगर मिल्स मालिकान को मजीद 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी देने से क्या आवाम का दिल नहीं जलेगा? कहा जा रहा है कि सानेहा पेशावर का गम कम हो रहा है और सियासत वापस आ रही है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ, किसी न किसी बहाने गवर्नेंस का फेलियर छुपाया जा रहा है। सिर्फ जनवरी के 11 दिनों में थर के 50 बच्चे मौत की आगोश में सो गए, लेकिन यहाँ 21वीं तरमीम पर वोट देकर आंसू बहाए जा रहे हैं। नून लीग अपनी गवर्नेंस को अदालती नाकामी के नाम पर छुपाकर सारी जिम्मेदारी फौज के कंधों पर डाल रही है। रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनके लिए आज भी उम्मुल मसाइल इंतखाबी निजाम की खराबियां हैं। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ऐसे ही हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे? इसी पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से हमें उज़मा बुखारी साहिबा ने ज्वाइन किया है। APML से हमारे साथ आसिया इसाक साहिबा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें सानिया कामरान साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शैला रजा साहिबा आपसे शुरू करते हैं और 21वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हमने वोट देकर अपनी नाक कटवा ली है। खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा चेहरा है और पार्टी हमारी नाक, और हमने चेहरा बचाकर नाक कटवा ली है। सवाल ये है कि बगैर नाक के चेहरा कैसा लगेगा? और अब जब आपने वोट दे ही दिया है तो माज़त ख्वाना रवैया क्यों? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल पार्लियामेंट की नाक कटी है, इसलिए कि पार्लियामेंट जो है वो एक आइन के तहत चलती है और आइन में तरमीम करनी पड़ी। और तरमीम से पहले जो आइन है वो यही कहता है कि 2 सिस्टम मुतवाज़ी नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, सारे उन जजेस का फैसला है जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में ये फैसले दिए, क्योंकि जब ये सिस्टम चले तो सबको मालूम है कि खैर बख्श मरी जैसे जज जो कि बलूचिस्तान के थे और मकरान का जो तालिब इल्म था हमीद बलोच, वो खुद उसके लिए गए थे कि ये सज़ा गलत है, लेकिन उसको उस जुर्म में सज़ा दी गई जिसमें वो हवलदार वहाँ मौजूद था जो उसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो वहाँ मौजूद था। और इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। शाहिदा जबीन का भाई था इकलौता जो 18 साल से छोटा था, उस्मान गनी, और जब उसको फांसी की सज़ा दी गई एक ऐसे केस में जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं था, तो उसने जिस तरह से खत में कहा था कि तुम्हें मेरी शादी का अरमान था तो सब ताशे बाजे लाना और सेहरे लेकर आना और इस तरह मुझे ले जाना, तो 86,480 कोड़े और ये सब करने के बाद परवेज मुशर्रफ के बाद लोगों ने वही दवा क्यों तजवीज़ की आपने दोबारा? मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हमें ये इसलिए करना पड़ा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो, उसके आने पे 175 लोग शहीद हों, तो वो पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है उसका खमियाजा भुगते उसको इस सर्द खाने में डाल दिया जाए।
फौजी मेरे शहीद हों तो ये कहा जाए कि ये अमेरिका की जंग में हुकूमत ने झोंक दिया है तो ये शहीद नहीं है, उनको इस सर्द खाने में डाल दिया जाए। मून मार्केट में बच्चे जो हैं वो शहीद हों, मसाजिद इमाम बारगाह तबाह हों तो शिया काफिर कह के और ये कह के कि हुकूमत की गलत पॉलिसी है, मुसलमानों को मुसलमान मार रहे हैं और हमारे और तालिबान के ख्यालात एक से हैं, ये सब कह के इन सबको सर्द खानों में डाल दिया गया। अब जबकि नहीं, एक मिनट, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि हमने फौजी अदालतें बनवा कर नहीं निकाली, मैं बता रही हूँ क्या निकाली नहीं निकाली, हमने 153 में तरमीम की। मेरी बात सुन ले आप भी, हमारी वजह से ये बिल पास हुआ है क्योंकि हमने ये सजेशन दी कि 153 में अमेंडमेंट की जाए और हमने एमक्यूएम को और हमने दूसरी पार्टी को आपके बगैर पास हो ही नहीं सकता था। बहुत सुकून से हमने बहुत सुकून से ये जहर का घूंट पिया है, यही पूछना चाह रही हूं। इससे भी हमें नुकसान था और तालिबान से भी हमें नुकसान था। जब तक हमें नुकसान था, शैला साहिबा, जरदारी साहब ने कहा कि फौजी अदालतें, सवाल तो सुने, फौजी जरदारी साहब ने कहा कि फौजी अदालतें बनवाकर हमने मुस्तकबिल जो है वो बचा लिया है। अब ये इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक कहेंगी या क्या कहेंगी इसको कि को चेयरमैन कह रहे हैं हमने आपका मुस्तकबिल बचा लिया है। आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो शर्मिंदा भी हो रहे हैं, आप दीदा भी हो रहे हैं। रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि मैंने ज़मीर के खिलाफ वोट दिया। एतजाज एहसन साहब कहते हैं जहर का घूंट पी लिया, अभी आपने भी कहा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है और जरदारी साहब का फैसला एक तरफ? पार्टी में जमहूरियत नहीं है कि जरदारी साहब ने जो फैसला किया वो सबने फॉलो किया और जब फॉलो कर लिया तो फिर भी आप ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए जी, पार्टी में जमहूरियत है जो लोग बयान दे रहे हैं और पार्टी में डिसिप्लिन है कि जो है को चेयरपर्सन का फैसला सबने माना। क्यों माना? इसलिए कि हमारी तो लीडर शहीद हो जाएं, आप कहें कोई बात नहीं, हमने इसलिए माना कि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारी पॉलिसीज को गलत कह रहे थे और इस जंग को कंटिन्यू नहीं होने दिया उन्होंने मालाकंड और जनूबी वजीरिस्तान के बाद, आज वो देख लें कि जंग उनके घरों तक पहुंच गई। तो ये जहर का घूंट हमने इसलिए पिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बड़ी खराबी के सामने आपने छोटी खराबी मान ली है। बिल्कुल, इसलिए कि जब तक हम मरे कोई बात नहीं, लेकिन अब जब आपको ये समझ आ गई कि बिला तखसीस वो हर एक को मार रहे हैं तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या चीज पहले प्रेफर करनी है। पहले मेरा मुल्क बचेगा, पहले मेरे लोग बचेंगे, उसके बाद हम कानून सही कर लेंगे। ठीक है, उज़मा बुखारी साहिबा, 21वीं तरमीम हो गई है और बकौल आपके कि आपने जमहूरियत को बचाने के लिए की है, लेकिन क्या वजह है कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा? जिसने वोट दिया है वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और तरह तरह के बयानात देते हुए फिर रहे हैं, क्यों? शुक्रिया पारस। देखिए, मैं समझती हूँ कि शहला ने जिन वाक़यात का हवाला दिया और जिन फैसलों की उन्होंने बात की, यकीनन वो उस मिलिट्री डिक्टेटरशिप के फैसले और उस वक्त के वाक़यात हैं जब इस इदारे को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब पॉलिटिकल वर्कर्स की विक्टिमाइजेशन होती थी, जब उनको कोड़े लगते थे, फांसियां होती थी। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। आज हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं कि आप उस ऐसी एक जंग में हैं कि जिसको पहले तो आपके मुल्क में मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थी कि ये आपकी अपनी जंग है, और हर तरह के जो है वो मैं समझती हूँ कि वो हरबे इस्तेमाल किए गए, बात भी की गई उनके साथ, उनको टेबल पे भी बिठाया गया। और अब जब ये बात हमने देखी, मैं चूंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, हमने देखा कि जो मुकदमात की खास तौर पर जहाँ पैरवी की बात है, गवाहान की मुनहरफ होने की बात है, जजों की सिक्योरिटी की बात और फैसलों के बाद फिर फांसी के ऊपर अमल दरामद को रोक देने की बात है, उससे जो सोसाइटी के अंदर एक मैसेज, जो एक खुली छुट्टी मिली हुई थी दहशतगर्दों को, यकीनन उसको देखने की जरूरत थी और ये जंगी बुनियादों पर इकदाम करने पड़े। देखिए, मैं गुजारिश करती हूँ कि आपने ये तो क्लियर कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि 21वीं तरमीम के बाद हुकूमत मुतमईन हो गई है और अब दहशतगर्दों से लड़ने की, उनको मारने की, उनसे निमटने की, उनको सजा देने की सारी जिम्मेदारी फौज के कंधों पर डाल दी गई है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? देखिए पारिस, मैं अगर बात कंप्लीट कर सकूं तो गुजारिश ये है कि फौज ही एक ऐसा इदारा होता है हर मुल्क के अंदर जिसने सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। जो हमारा इदारा है उनका काम है ये, और उसके साथ पूरी कौम को उनकी बैक पे खड़ा होना है। और मुझे मैं एज ए डेमोक्रेट, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरी भी यही कि ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं था, लेकिन हालात के मुताबिक ये तरामीम करनी पड़ती हैं आइन के अंदर।
हालात के मुताबिक कौमों को बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और ये फैसले लेने के बाद जो एक मैसेज मिला है सोसाइटी के अंदर, एक रिपोर्ट में देख रही थी पहले ख्वाजा आसिफ को नहीं पता थी, परवेज रशीद साहब को नहीं पता थी जब वो गुलैल और दलील की बात किया करते थे, और हुकूमत के मुतमईन होने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो वजीर इत्तलात हैं वो 2 दिन से, और कुछ और जो वुज़रा हैं वो वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज से तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान के एक सूबे के, एक शहर के, एक हल्के NA 122 का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और कोई मसला ही नहीं है। तो क्या ये तरजीहात है फिर? नहीं देखिए पारस, ये तो मुझे, मेरा ख्याल है आपको हमारे अलावा किसी और लोगों से पूछना चाहिए जिनका 122 सिर्फ मसला है, बाकी तो उनके मुताबिक तो पूरे मुल्क में कोई और मसला ही नहीं है जी। हमारे मुल्क में तो बहुत बड़ा मसला है कि कल इंशाल्लाह स्कूल दोबारा खुलेंगे, हमारे बच्चे सब स्कूल जाएंगे और एक अज़म और वलवले के साथ जाएंगे कि हम इनके सामने झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन अब देखिए ना, एक इशू क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो यकीनन उसका पारस जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जो रिपोर्ट अभी आएगी वो पब्लिक हो जाएगी। दहशतगर्दी के हवाले से अब तक क्या क्या कामयाबियां हुई हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उलमा को एक पेज पे लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, मुल्क में अमन ओ अमान की सूरत हाल आपके सामने है, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इस हवाले से प्रोग्रेस सामने आनी चाहिए हुकूमत की, ना कि आप NA 122 पे सारा जोर दे दें। देखिए पारस, वो जो NA 122 है, चूंकि उसका एक आर्गुमेंट आता है तो उसका काउंटर आर्गुमेंट आपको नजर आता है, लेकिन गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उसको शायद उतना पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा जितना 122 को किया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो 9 मिलिट्री कोर्ट्स की जो है वो सजेशन तैयार हो चुकी है, वो बहुत जल्दी जो है डेवलप की जा रही है, फांसियों पे अमल दरामद शुरू हो गया है। सो बहुत सारी चीजें एक्सपेडाइट की जा रही है, बहुत सारे लॉज के अंदर जो है वो अमेंडमेंट ला रहे हैं हम, तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन इस मुल्क में सिर्फ 122 एक मसला है। ठीक है, तो ये मसला है, तो जरा सानिया फिर आपसे इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो वजीर इत्तलात हैं परवेज रशीद साहब, वो कहते हैं कि NA 122 में आप लोग जो इल्जाम आपने लगाया था उसे आप लोग साबित नहीं कर सके, और इमरान खान जो हैं वो पहले से भी ज्यादा वोटों से हारे हैं, तो ये चौथा और आखिरी हल्का था जहां पर आप धांधली साबित नहीं कर सके हैं, तो फिर वो जो 127 दिन का आपने धरना दिया था उसका क्या जवाब है, ये पूछा जा रहा है, और जुडिशल कमीशन क्यों चाहते हैं आप बनाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पारस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की उन तमाम माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जिनके बच्चे शहीद हुए पेशावर वाक़े में, और 16 दिसंबर का जो वाक़या था वो एक बहुत ही बड़ा सानिया था, और उस सानिया की वजह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन एक दफ़ा फिर बदल गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 4 महीने की जदोजहद थी, जो धांधली के खिलाफ और रेगिंग के खिलाफ जो एक पूरा एक एहतजाज हम लोग कर रहे थे, वो हमने कॉल बैक किया। हमने हुकूमत को फुल स्पेस दी, हमने हुकूमत को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया, हमने हुकूमत को हर किस्म की सपोर्ट दे दी जो उनको चाहिए थी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने APC कॉल की, हमारे कायद इमरान खान साहब ऑल्दो के इतने इख्तलाफात हम लोग फिर भी वहां गए हैं। सवाल इस वक्त NA 122 बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रही हूं। आपने जो इतनी बड़ी ये तहरीक, इतनी बड़ी जो मूवमेंट जिस वजह से चलाई थी, तो आप तो धांधली को साबित ही नहीं कर सके, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मैं बिल्कुल आना चाहूंगी। शुएब सिद्दीकी साहब हमारे वहाँ पे MPA थे NA 122 के, परवेज जो हमारे हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बिल्कुल झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, शुएब सिद्दीकी साहब के पास मौजूद है, खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बनी गाला के अंदर अनाउंस कर चुके हैं कि क्या क्या फ्लॉज थे। सबसे पहली बात NA 128 की जो ये थी कि हमने अपील हमने दायर की ना, ठीक है, अपील तो हमने दायर की कि जी वहां पे धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, साजिश हुई है, इसको आप जरा क्लियर करें। कोर्ट से हमने गुजारिश ये की, ट्रिब्यूनल में आपके 4 उम्मीदवार हार चुके हैं। नहीं, अभी हारे नहीं है, अभी आप मेरी बात सुनिए। देखिए उनका कहना है, वो तो अपने सेल्फ डिफेंस में यही कहेंगे ना, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है हर किसी में कि वो अपनी चीज दे। मैं हमने तो खुद देखा है, अभी तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूंगी कि देखिए हमने काउंटिंग की तो हमने बात की ही नहीं थी, वहां पे बात हुई थी कि हम लोग चाह रहे थे कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि आया कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। काउंटर फाइल के ऊपर स्टैम्प्स होनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, उस पे मौजूद नहीं है। आप देखें 30,000 वोट जो है बोगस है, ना इमरान खान के वोट बढ़ सकते हैं ना और ना ही हमारे एस रशीद साहब के बढ़ सकते हैं। मामलात को जज पे छोड़ दें जो ट्रिब्यूनल के हैं, इन मामलात को इस वक्त अब आप लोग करेंगे क्या? आने वाला है, भी प्रेशर में नहीं लग रही है। इन्होंने किस तरह प्रेशर कर दिया, इन्होंने कैसे अनाउंस कर दिया कि ये जीत चुके हैं? प्रेशर में नहीं लग रहे हैं आप, मेरी बात नहीं देखिए, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप अपनी चीजों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। सुबह अभी अनाउंस होना है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, सुबह अनाउंस होना है, सुबह 9 बजे पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
जिस बैलेट बॉक्स के अंदर से 2 रंग के चलें। बैलेट पेपर्स मौजूद होंगे। कहा जा रहा है खान साहब की मसरूफियात कुछ बढ़ गई हैं, तो शायद अब इस तरफ वो तवज्जो ना रहे, लेकिन थोड़ा सा आगे लेके खान चलते साहब की हैं। तवज्जो इंशाल्लाह अपने पॉलिटिक्स पे ही रहेगी, क्योंकि ठीक है। उनकी जो जोजा है वो उनकी मसरूफियत को अच्छी तरह Alright, समझती हैं और वेरी सपोर्टिव पर्सन। आसिया साग साहिबा सबकी बात आपने सुनी, लेकिन मैं बात आपसे करना चाहूंगी परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से कि मौजूदा हुक्मरान ना अहल हैं, तबाही की जानिब ले जा रहे हैं, कोई मुल्क में तरक्की नहीं हुई है, मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो भी खतरे में है। सारी बातें परवेज मुशर्रफ साहब ने की हैं। क्या ख्याल है, अगर इनको मान भी लिया जाए तो खुद बता दें कि इसमें परवेज मुशर्रफ साहब का खुद कितना हिस्सा है, और अगर आप समझती हैं कि परवेज मुशर्रफ आ जाएं तो मुल्क को इस सूरत हाल से बाहर निकाल लेंगे? सबसे पहले तो पारस मैं ये बात कहूँगी कि ये जो आज 21वीं तरमीम पास हुई है असेंबली से, हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक जितनी गवर्नमेंट गुजरी हैं ये उनकी नाअहली का सबूत है, मुंह बोलता हुआ। और ये इस बात का सबूत है कि अगर ये गवर्नेंस कर रहे होते, अगर ये अपने मामलात की तरफ तवज्जो दे रहे होते, अगर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सही से काम करने दिया गया होता, उनको पॉलिटिकली यूज ना किया गया होता और उनके ऊपर किसी किस्म के प्रेशर्स को नहीं डाला गया होता, तो शायद आज 21वीं तरमीम की नौबत नहीं आती। अब आप ये बताइए, हम खुल के बात क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों ढकी छुपी बात करते हैं? आप खुल के आप इनसे कोई ये पूछे कि भाई, हाँ मैं तो करती हूँ, हमेशा ही मैं खुल के करती हूँ, मैं कौन सा ढक छुप के बात करती हूँ। इनको ये पूछिए कि ये किस जगह पर ये कामयाब आए। कहत पड़े तो इनको फौज याद आ जाती है, सैलाब आ जाए तो भल सफाई, फिर ये फौज उनको याद आ जाती है। टेररिज्म से लड़ना तो खैर, दहशतगर्दी से तो लड़ना फौज का है ही काम, लेकिन जहां सड़क बनानी हो तो फौज, यानी कि इवन अब तो पोलियो जैसी बीमारी है, उसमें परवेज मुशर्रफ साहब का कितना हिस्सा है? परवेज मुशर्रफ साहब का इतना हिस्सा है कि मरकज में बैठे हुए नवाज शरीफ और सूबे में बैठे हुए आसिफ अली जरदारी दोनों मुशर्रफ फोबिया का शिकार हो गए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे मरकज में वो धरना पीटीआई ने शायद नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं करनी दी है और आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध गवर्नमेंट को शायद परवेज मुशर्रफ साहब ने हुकूमत नहीं करने दी है। ये इनकी नाअहली है। अच्छा। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये लोगों में डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं। तो और अब रही बात इस बात की कि देखें, नो डाउट कि आप जो आप फोबिया की बात कर रही है ना, ये मैं अभी शैला साहिबा से और उस्मा बुखारी साहिबा से पूछूंगी कि कितना फोबिया किसको है। लेकिन एक बात और बता दें कि मुशर्रफ साहब ने ये कहा है कि तंजीमें नौ करने के बाद जलसा मैं सिंध में करूंगा पहला। तो सिंध यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला क्यों? क्या आप समझते हैं कि वहां पर आसानी से आप लोग जगह बना लेंगे, या पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से वहां के लोग तंग आ गए और ऑप्शंस देख रहे हैं जो आपने इंतखाब किया कि सिंध में पहला जलसा होगा? देखें पारस, मैं एक बात आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद ये पता होता कि सिंध अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा है तो फिर तो बात थी। इनको खुद भी पता है कि दे हैव लॉस्ट सिंध ऑन ऑल द ग्राउंड्स। मैं और आपके टॉक शो से ये शैला साहिबा बैठी है, डिप्टी स्पीकर साहिबा है, इनके पास से टालपुर, मकसीज, महर, मखदूम इनसे बिफरे हुए हैं और इनसे बेसिकली इनसे नहीं, पार्टी से नहीं बिफरे हुए, आसिफ अली जरदारी साहब की गलत पॉलिसी आप पर्सनालिटीज को टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि इनके नहीं, टारगेट की बात नहीं हो रही है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये इनके वोट बैंक्स हैं। ये अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जी पे खड़ी है वो इन फैमिलीज के पेडेस्टल के ऊपर खड़ी हुई है। तो वो ये जो फैमिलीज हैं ये नाराज बैठे हुए हैं। तो और मुशर्रफ साहब को लेकर आ जाएंगे परवेज मुशर्रफ साहब सिंध के अंदर, तो सिंध नहीं, सुने मेरी बात सुने, जलसा करना ये तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं ये उनका हक है। अगर प्रेसिडेंट साहब सिंध के अंदर पहला जलसा करना चाहते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन आप पूछ लेते हैं। ठीक है आसिया साहिबा, आप ही की बात, शैला रजा साहिबा, कितना किस हद तक फोबिया है आपको जनरल मुशर्रफ का? वो तो कह रहे हैं कि सिंध का उन्होंने इंतखाब किया है जलसे के लिए कि पहला जलसा वहां करेंगे, तो क्या ख्याल है कर लेंगे? और क्या कोई खौफ है और क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासत में जगह है जनरल मुशर्रफ की? अब देखिए, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मुशर्रफ ने तो बनाई है पॉलिटिकल पार्टी और वो पॉलिटिक्स करेंगे, पार्टी बेसिस पे सियासत करेंगे, लेकिन आसिया साहिबा फ़ौज की हिमायत कर रही हैं। तो क्या ये बताना चाह रही हैं कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं जो बज़ाहिर फ़ौज उनके साथ होगी? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है
کہ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے اب آپ اپنی باری پہ بولیے گا نا. دیکھیں میں تو خاموشی سے سن رہی تھی نا. ایک مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب ڈکٹیٹر جو ہے وہ سیاست دانوں کو برا کہتا ہوا آتا ہے اور بڑے اپنے منصوبے دکھاتا ہے, اپنے ساتھ مفاد پرستوں کا ٹولہ ملاتا ہے, 12 اور 8 سال تک ملک پہ قبضہ کرتا ہے, اور اس کے بعد بیچارہ جو ہے نا بعد میں پولیٹیکل پارٹی بناتا ہے. تو یہ بس کیا کریں اب جو ہے, جہاں تک یہ ہے کہ باقی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بنانا تو سب کا رائٹ ہے. جہاں تک گورننس کی, آپ پلیز خاموش ہو جائیں نا, تھوڑے سے پارلیمانی آداب سیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ بھی یاد کریں گے لوگ گورننس کی, جب بات کریں گے 12 مئی بھی یاد کریں گے لوگ, بہت ساری باتیں یاد کریں گے, عوام کی 50 لاشیں کے مکے لہرانا بھی یاد کریں گے لوگ, یہ بھی یاد کریں گے کہ 18 اکتوبر کو جو 2 بم دھماکے ہوئے اس میں اتنے لوگ شہید ہوئے کہ آج تک کسی بم دھماکے میں نہیں ہوئے. لوگ یہ بھی یاد کریں گے کہ پرویز مشرف تھا تو مسجد حیدری, مدینۃ العلم اور نشتر پارک, اور یہ سارے کتنے دھماکے گناؤں ہیں. اور یہ بھی یاد کریں گے کہ طالبان سے جنگ کے نام پر MMA کے ساتھ 1500 ریڈیو چل رہے تھے, ریڈیو اسٹیشن چل رہے تھے. پیپلز پارٹی کو تو کوئی خوف نہیں ہے نا پرویز مشرف سے, پیپلز پارٹی کو تو کوئی خوف نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ بی بی صاحبہ کی موجودگی میں 16 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں تھی. آج اس سے وہ ہے آنے جانے چیز ہے, سیاست کو عوام پہ چھوڑ دیں. تو پھر یہ بلے کو کیوں چھیڑ دیا آصف علی زرداری صاحب نے, بلے کو کیوں چھیڑ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کراچی میں بیٹھ کے ہمارے لیے سازشیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کوئی خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. بلہ ہے یہ, بلہ ایسا جانور ہے, آپ کے بھی گھر میں آئے گا, آپ ضرور ہوش کریں گے اور اسے کچھ ماریں گے, کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے بنی بنائی چیز پہ حملہ کرنا. آپ نے ہوش کر دیا؟ ہاں بالکل کرتے رہتے ہیں, ہم نے ہوش کیا تھا تو وہ گیا تھا نا یونیفارم سے. ہاں یہ آسیہ اسحاق صاحبہ میں اس کا جواب لوں گی, چونکہ زرداری صاحب نے آج یہ کہا کہ پہلے ہم نے جناب مشرف کی طاقت کو زائل کیا اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا, اور پیپلز پارٹی کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. دینا ہے شارٹ کامنٹ اس پہ, یا میں عظمی بخاری صاحبہ سے سوال کر لوں؟ عظمی صاحبہ بس ایک منٹ. میں ابھی بالکل میں بات کرتی ہوں نا. دیکھیں یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ جی کتنے مزے کی بات ہے اور کتنے تماشے کی بات ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے پولیٹیکل پارٹی بنا دی. 21ویں ترمیم کر کے ناک تم لوگوں نے اپنی کٹالی, بات کرتے ہو ڈکٹیٹرشپ کی, رول تم لوگوں نے نافذ کیا ملٹری کا, اور بات کرتے ہو ڈیموکریسی کی. یہ نہیں کہ ڈونٹ بی سو ہیپوکریٹ, کم آن سامنے آئے, سامنے آ کے بات کریں. اور رہی بات اس بات کی کہ بلے کی بات ہے, بلے کی بات اگر کرتی ہیں تو وہ تو زرداری صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ خود بلی ہے. ان بلیوں کو زیادہ اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ بلے کیا کر سکتے ہیں, اسی لیے تو خوف میں رہتی ہیں بیچاریاں. چلیں بریک لے لیتے ہیں بلی پہ. یہاں پہ عظمی بخاری صاحبہ, پھر انہوں نے کہا کہ 21ویں ترمیم کر کے ناک کٹوا لی ہے, ذرا ان کو بتائیے گا, ضرور جواب دیجیے گا. لیکن ساتھ ساتھ مشرف صاحب کا میں ضرور پوچھوں گی, چونکہ وہ فعال ہونے کے لیے, کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ چونکہ آپ لوگوں کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ناکام ہیں, لیکن بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. بریک دیکھتے رہے گا نیوز بھی. اچھا عظمی بخاری صاحبہ, ذرا آگے اینٹی منی لانڈرنگ لا فعال کیوں نہیں ہے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن بریک سے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب دے دیں. پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کیا خیال ہے کہ عوام ان کو ویلکم کرے گی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ کو تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ناکام ہیں آپ صورتحال کو سنبھالنے میں. دیکھیے پارس, پہلے تو یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نان ایشو ہیں اس ملک کے اندر. اس زمانے میں اور بھی بہت دکھ ہے مشرف کے سوا, اور اس ملک میں اور بہت سارے پرابلمز ہیں. سو وہ ان کو بالکل حق ہے جی, وہ بالکل جائیں, وہ جہاں مرضی جلسہ کریں, لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بہادر کمانڈو ہیں, تو وہ اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ٹیلی فونک خطاب فرماتے ہیں, تو ہم تو ویلکم کریں گے وہ جائیں, ضرور جلسہ کریں جی. وہ بالکل ہوتا ہے جی, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آصف بی بی نے بات کی, وہ گورننس کی بات کر رہی تھی, وہ کہیں بہت حکومتوں کی ناکامی ہے, تو میرا خیال ہے صرف پیپلز پارٹی کی حکومت کے پہلے جو ہے وہ 8 سال مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور یہ اگر یہ ناسور ہے دہشت گردی کا, یہ ان کے ہی دور میں جو ہے وہ پروان چڑھا, تو اچھا ہوتا کہ مشرف صاحب اپنی جو حکومت ہے اس کو دوام بخشنے کی بجائے جو ہے
وہ اس وقت اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر لیتے. اور میری گزارش یہ ہے وہ کہتے ہیں بہترین دور تھا میرے انسٹیٹیوشنز کو استعمال نہ کریں. وہ والا دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ پیچھے چھپنا آپ چھوڑ دیں. اب بار بار فوج کو ملائن نہ کریں, اس کا نام استعمال نہ کریں. نہ فوج کی کوئی انٹینشن ہے, نہ ان کے پاس فرصت ہے, نہ وہ دوبارہ سیاست میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. سو جو آپ نے کیا ہے وہ آپ ہی کو بھگتنا ہے, اور یہ وہ آپ ہی کے سر پہ ہے. سو برائے مہربانی فوج اور پرویز مشرف علیحدہ چیزیں انسٹیٹیوشنز قائم رہتے ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, سو اس لیے اس میں پورے ادارے کو آپ بیچ میں انوالو نہ کریں. اب آپ آرمی چیف نہیں ہیں. پرویز مشرف صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب وہ ایک سیاستدان ہے, بیکاز ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. سو وہ پالیٹکس کی بات کریں نا, وہ بار بار فوج کو بیچ میں لے آتے ہیں, اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. سو برائے مہربانی یہ نہ کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں, اب اپنا کام کریں. لیکن صاحبہ کس بات سے لگ رہا ہے کہ وہ فوج کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اور کیا خیال ہے پاکستانی سیاست میں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی سپیس ہے؟ دیکھیے میں کیا کہہ سکتی ہوں اس کے اوپر. آپ آسیہ بی بی جو ہے ان کی ترجمان ہیں, ان کی باتیں بھی آپ نے سن لی ہیں, ان کے سٹیٹمنٹس بھی آپ دیکھتی رہتی ہیں. اور جگہ بنانے والے ہم یا آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پچھلے الیکشن کے اندر بھی رزلٹ رول تھا ہی انہی کا, کسی اور نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ملک کے اندر. وہ دیکھیے وہ تو ان کو یہ بھی خیال تھا کہ وہ ان کے اوپر چونکہ ٹویٹر فیس بک پہ ان کے 10 لاکھ جو ہے وہ مداحین اکٹھے ہو گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا مجھے ریسیپشن بھی وہ دیں گے, وہ لینے بھی آئیں گے. تو جب وہ پاکستان میں آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے لوگ ان کو لینے کے لیے آئے تھے. سو اس لیے یہ اس کا فیصلہ گھر بیٹھ کے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ جی میں اتا ترک ہوں, تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو پتہ لگے گا نا وقت آنے پہ کہ میں اتا ترک ہوں یا نہیں ہوں. سو اس لیے یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. لیکن ایک دو باتیں ثانیہ کے حوالے سے میں ضرور کرنا چاہتی ہوں. 122 کا جو مسئلہ ہے اس ملک کے اندر, بڑا مسئلہ سب سے زیادہ, وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی. ابھی یہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے. اور عمران خان صاحب کو جب پتا چلا کہ 70 ووٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے ایاز صادق صاحب کے, تو عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے وہ خود ہی دیکھیے نہیں دیکھیے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے پارس, تو پھر کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میرا خیال ہے یہ ان کے وکیلوں نے شاید ان کو سمجھایا نہیں کہ جب آپ ویریفیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ساتھ کاؤنٹنگ بھی شامل ہو, اس میں دیکھا جاتا ہے کون سا ووٹ ویلڈ تھا, کون سا ویلڈ نہیں تھا. پیپر مل جائیں گے تو وہ کیا دھاندلی ہوئی ہے کہ سوال کر رہی ہیں, وہ بیلٹ پیپر کے حوالے سے کہہ رہی ہیں 2 کلر کے تھے. اردو وزارت سے چھپائے ہوئے پیپرز کی کوالٹی میں فرق ہے. پیپرز لا کے آپ کہتی ہیں تو میں پیپرز آپ کو لا کے دکھا سکتی ہوں. نہیں آپ لوگ دکھا بھی چکے ہیں, ہم تو پریس کانفرنس میں دکھا چکے ہیں. ثانیہ اگر میں بات کاؤنٹر فائل سے جو پھاڑے ہوئے پیپرز ہیں ان کے پیچھے سٹیمپس نہیں ہیں, انگوٹھوں کے نشان نہیں ہیں, ان کے اوپر سگنیچرز نہیں ہیں. آپ صرف شیر کا تھپا لگا کے آپ کہتے ہیں کہ بیلٹ باکس میں ڈال دیا گیا ہے, تو وہ میں موقع دیتے ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں. جی دیکھیے اتنا حوصلہ اور اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ جب آپ ان انٹرپٹڈ بولیں تو پھر کسی دوسرے کا جواب بھی سنیں. یہی پرابلم ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو جو ہے وہ ون سائیڈڈ صرف بولنا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ ایک جو اردو بازار کی کہانی شروع کی تھی, اس کے اوپر انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس کا آپ کو یاد ہوگا نام بھی لیا تھا. اس پرنٹنگ پریس والے نے حد تک کہ عزت کا دعویٰ کیا ہوا, عمران خان صاحب کو نوٹس بھیجا ہوا ہے کہ جی آپ نے میرا نام غلط استعمال کیا. دیکھیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جج ہیں بھائی, ٹریبیونل کے اندر اس کا فیصلہ تو آنے دینا. آپ کون ہوتے ہیں پہلے سے فیصلہ سنانے والے؟ وہ رنگ ایک ہے, وہ 2 ہے. بھائی کون بتا دے گی کس نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ بھی پہلے سے بھی زیادہ کم ووٹ انہیں ملے ہیں, وہ ہار گئے ہیں؟ یہ تو پرویز رشید صاحب نے بات کی ہے, یہ تو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے, تو آپ لوگوں نے نتیجہ پہلے کیسے نکال لیا؟ جب نتیجہ ہی نہیں آیا تو مٹھائیاں کیوں بیٹھی گئی ہیں؟ دیکھیے پارس یہی بات ہے, یہی میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ جب آپ ایک پریس کانفرنس کریں گے, ایک نیریٹو آپ قوم کے سامنے ون سائیڈڈ رکھیں گے, تو بھائی ہمیں بھی دیکھیے ان کا نمائندہ موجود ہے تو ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں, ہمارا نمائندہ بھی وہاں موجود ہے. غلط نہیں کیا, ہم نے تو پریس کانفرنس بھی نہیں کرنی تھی, ہم نے تو صرف جج کا انتظار کرنا تھا کہ وہ رزلٹ ہمیں کیا دیتے ہیں. ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہمیں مجبوراً پریس کانفرنس شعیب صدیقی صاحب کو لاہور کے اندر ہمیں لاہور آفس میں کرنی پڑی, اور بعد میں آگے بڑھتے ہیں. اس کی بات یہ ہے کہ میں سینئر ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ثانیہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو, بڑا نہ مانے تو کم از کم یعنی کسی کی جمہوریت کا اتنا تو خیال کر لیے کہ کوئی اور بات کر رہا ہے. آپ اگر ان انٹرپٹڈ بولنا چاہتی ہیں عظما کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے سینئرز اتنے لائق ہوتے تو ہمارے جیسے لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ سینئر لیڈیز میں آ کے بیٹھنا ہی نہ پڑتا. وہ سینئرز اتنے ہی لائق ہوتے تو پھر آپ کے کنٹینر پر رائٹ لیفٹ جو ہے وہی لوگ کھڑے ہوتے جو باقی ساری جماعتوں سے آگے. ان لوگوں کو آپ کے پاس صحیح اور نیک طریقے سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا نا, اسی لیے وہ خان صاحب کے پاس آ گئے. کی جگہ پہ کیوں نہیں ہے
सानिया साहिबा, आप फिर आयला मलिक की जगह पे क्यों नहीं है? तजुर्बे की कमी होगी ना शायद। आप बाकी औरतों की जगह पे क्यों नहीं है? बस करें ना, फिर इस तरह की बातें करेंगी तो फिर इस तरह का जवाब आप मुझसे लेंगी नहीं उसमें वैसे मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक सीजन्ड और एक समझती थी सीनियर पॉलिटिशियन समझती थी, लेकिन आपने जाहिर किया है कि आप जो पॉलिटिशियन भी हो। चलिए खैर कोई बात नहीं, जहाँ तक हम लोग आगे इस बात को देंगी तो मेरा राइट है कि मैं प्रोटेस्ट करूं। टाइम कम है, अब जल्दी कंप्लीट कर लें बात। देखो पारस, मैं बात करते हुए मैं हम सब सुन रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इंटरप्ट किया जाए। आप मुकम्मल कर लें, कोई बात नहीं पारस, इनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने दे। जीटीआई से सभी घबराए हुए हैं। अगर इनको जो है वो धरने करने के और सारे प्रोटेस्ट करने के हक है, प्रोटेस्ट जायज। केपीके के अंदर जो है वो आईडीपी से प्रोटेस्ट करे, उनको मारो। वो कर्क के अंदर जो है मुजाहिरीन बाहर निकले, उनको ठोको, वो सब ठीक है। अब जवाब उनका ले लूं, टाइम थोड़ा सा कम है। ऐसे नहीं होता। जी मेरी थोड़ा सा मॉडल टाउन का भी सुना दीजिए कि अब ये जो अदालतें अब जो कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स आ रही हैं दहशतगर्दी के जो केसेस हैं, तो उस्मा बुखारी जरा उस पर भी कमेंट कर दें कि वो जो मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था वो भी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है कि नहीं आता है। इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से ही ये सारे मामला आए हैं। ये बात माने, देखें ये चीज इनको माननी चाहिए कि इनसे बैड गवर्नेंस हुई है। आपने प्रोग्राम के शुरू में बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो कि पूरे मुल्क का जो एक निचोड़ था ना वो आपने सामने रख लेकिन उसमें मैंने आपका नाम भी लिया था, सिर्फ मैंने पीएमएलएन की बात नहीं की, पीपल्स पार्टी की नहीं की थी। आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को भी देख लेना, उस पे भी अगर बात करें तो ज्यादा देखिए। अच्छा हमारी परफॉर्मेंस ये है कि अप्रैल के अंदर हम लोकल बॉडी इलेक्शंस लेकर आ रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए सिंध हुकूमत से भी, पंजाब हुकूमत से भी, कि सिर्फ फांसी देने की फांसियां देने की वजह से हो ही नहीं सकते। फांसियां देने से जवाब दें, नहीं फांसियां देने से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। दहशतगर्दी खत्म होगी जब लोकल बॉडी इलेक्शंस आएंगे। जरा वन लाइनर दे दें, आगे चलते हैं, टाइम कम है। मैंने आसिया साग साहिबा भी आपका जवाब देने के लिए बेताब होंगी, उनसे भी लेना है। जी उस्मा साहिबा। देखिए, गुजारिश ये है कि सानिया बीबी ने जो मुझसे सवाल किया, अच्छी बात है, और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जो इनके कजन्स थे वो अगर ना भाग जाएं तो यकीनन ये तमाम मामलात को भी कोर्ट देखेगी ना। कोर्ट के अंदर है। जब आपका मुद्दई आ ही नहीं रहा, जब आपका मुद्दई पेश ही नहीं हो रहा, ना जेआईटी में जाता है ना कहीं और जाता है, लेकिन फैसलों को जो है वो पहले होने से पहले कर देते हैं, तो फिर इसमें हम क्या करें? पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस इसको भी कहते हैं बीबी, कि जब आपके तरक्की 4 साल में आप एक पुल ना बना सके, गवर्नेंस उसको भी कहते हैं जब आप अपने जो हमें तालीम का निजाम बेहतर करना है। तालीम का निजाम बेहतर करेंगे, हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे ताजमहल। लोगों के बच्चों के पास छत ना हो स्कूलों के अंदर, इसको भी गवर्नेंस कहते हैं। इसको भी गवर्नेंस कहते हैं कि जब बन्नू के अंदर मीडिया जाके आपको दिखाए कि यहाँ मरीजों की हालत क्या है, एक और मेरे साथ तो उसको भी एक और मेरे जरा पॉइंट है, उस पर आप लोगों की राय लेनी है, और वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, जरा उसके ऊपर आ जाएं। और शैला साहिबा ये बता दें कि ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है ये एक्टिव क्यों नहीं हो सका है, फाल ये क्यों नहीं हो सका जब आपका दौरे हुकूमत है? चूंकि कल परसों से इस पे काफी बात हो रही है, और आप जानती हैं कि जो एक्शन प्लान के 20 नुकात हैं उसमें भी फंडिंग को रोकने के हवाले से बात की गई है, बैन आउटफिट्स की। तो आप कैसे रोकेंगे? आपके दौर में भी ये एक्टिव नहीं था, और अभी भी कहा जा रहा है, लग नहीं रहा पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी इस पे कुछ काम करेगी। मैं पहले एक बात भी कह दूं। जी प्लीज। जी मैं पहले एक बात भी, आसिया साहिबा ने एक बेतुका सा जवाब दिया था, तो उसकी भी मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है फ़ौरन जवाब दें। जी देखें, सदर साहब तो आसिफ जरदारी भी रहे और परवेज़ मुशर्रफ भी, और फ़र्क ये था कि जिसको ये बिल्ली कह रही हैं वो वाकई माँ होती है ना, उसने ये सबूत दिया कि उन तालिबान के खिलाफ जंग की। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, लग गई है। MMA के साथ मिलकर रेडियो नहीं चलाए उनके, और ना ही कभी 12 मई जैसी वाकयात पे मुक्के लहराए, और ना इस तरह की बातें की। वाकई बिल्ला अपने बच्चों को खा जाता है, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने यूं मुक्के लहराए। दूसरी बात यह है कि इंसान को जो है वो ये समझना चाहिए कि जो ये हम तशबीहात देते हैं उसका तरीका क्या है। तशबीह में बिल्ली मासूम और अपने बच्चों के लिए लविंग और केयरिंग होती है, और बिल्ला जो है वो जालिम होता है जो अपने ही बच्चे और बिल्ली के बच्चे खा जाता है, जैसे कि डिक्टेटर करता है अपनी आवाम के साथ। दूसरी बात ये, अपनी बारी पे दीजिएगा ना, जरूरी थोड़ी है कि हर बारी आपकी बारी हो। बारी के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, टाइम कम है। आपने बिल्ला बिल्ली की बात छेड़ दी, आसिया साहिबा से जवाब ले लो। कह रही हूँ कि आप जो है ना जी तसल्ली रखें, अगले प्रोग्राम में शायद मौका मिल जाए, कोई बुला ले, किसी के पास ना हो कोई आपको बुला ले, फिर दे दीजिएगा। तो मैं ये कह रही थी कि जहाँ तक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, तो इसमें जो है दोबारा मैं कहूँगी कि कोई लॉ बन जाए
تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ سوسائٹی کا جو ہر سیگمنٹ ہے اس کے لیے جو اس کا کردار ہے اس کو بخوبی نبھائے. تو اب جو یہ جی شیلا صاحبہ ٹائم کم تھا. جی تو میں آسیہ اسحاق صاحبہ جواب دینے آپ نے لاء تو بنانا اسمبلی کا کام ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ آسیہ اسحاق صاحبہ جواب دے دیں اینٹی منی لانڈرنگ کے لاء پہ, پھر کبھی بات ہوگی کیونکہ ٹائم کم ہے. جی بات کیجیے. میں یہ بات بتا دوں کہ اگر پرویز مشرف اتنا ہی irrelevant بقول عثمہ صاحبہ کے اور بقول شیلا رضا صاحبہ کے اگر اتنے ہی irrelevant اور اتنے ہی نان ایشو ہوتے تو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کے پرائم منسٹر جناب میاں محمد نواز شریف کو اپنی پہلی تقریر جو کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کی اور جس میں انہوں نے اپنی پرائیورٹیز کو ڈیفائن کرنا تھا, اس میں یہ نہ کہتے کہ ہم نے پرویز مشرف پہ آرٹیکل 6 کا کیس چلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اب وہ جب کورٹ کا فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ اکیلے وہ کہہ رہی ہیں 2 سال یہی والی بات بتا رہی ہوں کہ پہلی وہ تھی. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو فورن فنڈنگ کی آپ نے بات کی ہے, یہ فورن فنڈنگ کے اوپر یہ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود منی لانڈرنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں, یہ پیسہ سارا پاکستان سے کما کے اور باہر اپنے مشرف صاحب نے کرتے کوئی کام. اگر منی لانڈرنگ کے اوپر اپنے دور میں مدرسوں کی جو فورن فنڈنگ مدرسوں کی جو فورن فنڈنگ ہے نا اس کے اندر بھی یہ سارے کے سارے اور ثانیہ کامران صاحبہ, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.